हेलो एवरीवन, और आप सब देख रहे हैं मिलेनियल्स वाली शायरी बाय आवाज़ द वॉइस। और आज हम कुछ बातें करेंगे नए दौर के शायरों से, उनसे उनका कुछ लिखा हुआ सुनेंगे। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदली है और कोविड के बाद तो हम सब ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं और लिखने का जो भी माध्यम था वो हम सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है अपने गम, अपनी खुशी एक्सप्रेस करना। तो उसी के साथ जैसे कि हम गज़ल लिखते थे, नज़्म लिखते थे, कता लिखते थे, उसी को हम पोइट्री समझते थे। लेकिन जब नए दौर के बच्चों ने स्पोकन पोइट्री लिखना शुरू किया तो वो भी एक नया फॉर्म इजाद हुआ। तो हम पहले कुछ साथ के लोगों से बात करेंगे, उनके व्यूज़ जानेंगे कि लिखने से उनकी कैसी हेल्प हुई और कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया। तो हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह। तो आप बताइए सर कि आपने कैसे लिखना शुरू किया था और क्या लिखते हैं आप अपनी सबसे पहले जर्नी? तो बहुत बहुत शुक्रिया शारिका। लिखना एक कला नहीं है। मेरा ये मानना है कि लिखना हर किसी की आदत होनी चाहिए। अगर मैं लिखता नहीं तो शायद अपने बुरे वक्त में, अपने डिप्रेशन के दौर में, क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास आज जो हम शो कर रहे हैं मिलेनियल्स द वॉइस, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज के दौर में हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने दिल की बात को अंदर ना दबाएं। जी कोई रो के बताता है, कोई गा के बताता है, कोई लिख के बताता है। जी जी। तो मेरी लिखने की शुरुआत तो हालांकि हर राइटर की बड़ी गहरी होती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब तकलीफों ने हाथ थामा तो हाथ ने फिर कलम थामा। अरे वाह, ठीक है ना। तो बस यही है। और वैसे तो ऐसा नहीं कि बहुत ही गमज़दा हूँ मैं, बड़ी ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं मेरे, पर खुशियों के लिए भी तो लिखना पड़ता ही है ना जी। कहीं ना कहीं। उसके लिए भी कलम की ज़रूरत है। आपको अपने मौके, अपने ज़िंदगी के लम्हे आपको वो रजिस्टर करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए है ये। बाकी महफिल तो है, सुनाते रहें। कि मैं अपना एक छोटा सा शेर मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शाद। क्योंकि मोहब्बत तो हर किसी ने करी है और मैंने कोई बड़ा तीर तुम्हारा नहीं प्यार करके, सभी ने इश्क किया ही हुआ है उस हिसाब से, है ना। तो मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने नोबेल प्राइज जीत लिया प्यार करके तो कुछ है ही नहीं ऐसा। पर हाँ, मैंने इश्क में दिल तोड़ दिया किसी का कभी। तो मैंने उस पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी कि शीशे का दिल था उसका और शीशे की मेरी हीर थी। हाँ। शीशे का दिल था उसका और शीशे की मेरी हीर थी, वो दिल लगा बैठी थी पत्थर से, दिल टूटना तकदीर थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे साथ हारून राशिद भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे कलम उनका दोस्त बना। शारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आवाज़ द वॉइस का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई, क्योंकि मैं लाइफ में 7-8 साल से लिखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने लाइफ में ब्रेकअप्स देखे हैं, दिल टूटना। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप, मुझे उस टाइम ऐसा लगा था जब मैं दर्द में गया, लाइफ में अलग अलग मोटिवेशंस आते हैं, डीमोटिवेशंस आते हैं। तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि ज़िंदगी में हर इंसान जब आता है ना तो एक नया सबक सिखा के जाता है। वाह। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। एक छोटा सा पपी भी आप रख रहे हो ना अपने पास, तो वो आपके साथ जब तक है ना, वो आपको रोज़ एक नई चीज़ सिखाएगा। आप उसके बारे में कुछ नया सीखोगे, वो आपके बारे में कुछ नया सीखेगा, और सीखते सीखते एक वो रिलेशन ऐसा हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, एक छोटी सी बाइक हो गई, फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे रिलेशन आपका कुछ ऐसा हो जाता है। मैं आई एम अ वेरी बाइक लविंग पर्सन, मुझे बाइक से बड़ा प्यार है। मैं एक टाइम पे इतना अकेला रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मैंने 1-1 घंटे बैठ के अपनी बाइक से बात की। अच्छा, क्या बात है। काफी बात। हालांकि मुझे पता है कि उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो तो इंसानों को भी नहीं आता। हाँ, क्योंकि इंसान को भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही सर ने। जैसे मैं डायरी से लिखती हूँ तो डायरी कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन अपनी ही बात को जब हम रजिस्टर करते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है। अपने ही सवालों में हम जवाब ढूंढ लेते हैं। और हमारे अगले मेहमान जो कि बहुत छोटे हैं हमसे उम्र में, अनुराग नाम है उनका, और बहुत खुशी होती है उनके घर जाके जब देखने को मिलता है कि बहुत सारी किताबें हैं, उन्होंने किताबों से दोस्ती करी हुई है। वो इंस्टाग्राम रील्स
कम देखते हैं और किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से मिलके। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी वो इतनी गहरी बातें कैसे कह लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आवाज़ दो वॉइस और शारिका दी का मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर ये मौका देने के लिए। तो दरअसल मैंने शुरुआत की थी ऑलमोस्ट 17-18 साल का था मैं तब, लेकिन उससे पहले एक हमारी उम्र होती है ना कि जहाँ पर हम लोगों से मिलते और बिछड़ते हैं, और कई बार हमें सही लोग मिल पाए जैसे अपनी बात हम बोल सकें, तो उस वक्त सबसे बेहतर जरिया है कि हम अपने आप को अपने आप से बता पाएँ, अपने आप को अपने आप से जोड़ पाएँ। अगर आप अंधेरे पे बैठे हैं बातें कर रहे हैं तो आपको सुन नहीं रहा, लेकिन आपको अच्छा लगता है, लेकिन तब लगता है कोई साथी तो हमारे पास था जिसको कुछ पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब मैंने लिखना शुरू किया था और मेरा साथी बना डायरी मेरी, जी। वहाँ से मैंने शुरू किया था मेरे सफ़र का। और अब बहुत खुशी होती है कि चलो कोई नहीं साथ, अगर जो तो कोई तो है जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे पढ़ रहा है, जो मुझे देख रहा है। लेकिन मैं इस बात में एक चीज़ ऐड करूंगी, जब हम सब डायरी में ही लिखना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि ये शायद सिर्फ हमारी कहानी है, लेकिन जब वो कहानी हम जिंदगी स्टेज पे जाके सुनाते हैं, कुछ लोग रो जाते हैं, कुछ ताली बजाते हैं, कोई दिल से वाह कह देता है, तब हमें लगता है कि ये बहुत आम कहानी है और हर इंसान इस दौर से कहीं ना कहीं गुजरा है। तो अब हम आप सब, क्योंकि वक्त की तंगी को देखते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगी कि अपना एक बहुत अच्छा लिखा हुआ कलाम आप सब सुनाइएगा। शुरुआत में खुद से करती हूँ। तो मैंने कुछ लिखा था, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, कि ज्यादा उजालों से डर लगता है, ज्यादा उजालों से डर लगता है, अब अंधेरों में घर लगता है। क्या बात है। बड़े होती जहाँ है शबे तन्हाई, होती जहाँ है शबे तन्हाई, हमारा दिल उधर लगता है। क्या बात है। और अब मेरे घर में ताला लग चुका है, तो जब मैं अपने होम टाउन जाती हूँ तो मुझे बस ये ख्याल आया था कि पुराने घरों में पड़ गए ताले, बहुत पुराने घरों में पड़ गए ताले, बदला हुआ ये नगर लगता है, नहीं देता सुबह उठकर कोई पानी, नहीं देता सुबह उठकर कोई पानी, सूखा हुआ वो शजर लगता है। क्या बात है। बहुत और मंजिल में नहीं दिलचस्पी अपनी, बेहतर हमें अब सफ़र लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आप सबका दिल से सुनने के लिए। और अब मैं हारून आपसे गुजारिश करूंगी कि अपना कोई बहुत अच्छा लिखा हुआ कलाम सुनाइए। बिल्कुल, मैं एक ख्याल से शुरू करूँगा। मैंने कहा ना कि ज़िंदगी में हर कोई एक सबक पढ़ाता है, तो उसमें मैंने एक ख्याल लिखा था कि वो मुझे मोहब्बत का नया सबक पढ़ाती है। वो मुझे मोहब्बत का नया सबक पढ़ाती है, वो जितनी बार मुस्कुराती है मुझे अपना बनाती है। वाह वाह। वाह। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है हमारी, थोड़ी थोड़ी थोड़े गम आते हैं, थोड़ी खुशियाँ आती हैं। गम में हम दीवारों से पे सर मारते हैं, मतलब दीवार ज़रूरी नहीं, दीवार फिज़िकल दीवार नहीं, ज़िंदगी में भी कई दीवारें आ जाती हैं, वो दीवारें ही बहुत होती हैं आपकी ज़िंदगी में गम लाने के लिए। तो मैंने उस पर एक शेर लिखा था कि कल रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले। कल रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले, फिर क्या था, मैं सोता रहा और दीवारें रोती रही। वाह वाह, वाह, बहुत वाह, उम्दा। वाह, क्या बात है भैया। क्योंकि हम क्यों रोएं हमेशा। सही बात है। बिल्कुल, एक इंसान की ज़िंदगी में रोना ही थोड़ी लगे, खुशियाँ भी तो लिखी हैं। और मैं अपनी मम्मी के बहुत करीब हूँ, तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब आगे बढ़ा, ज़िंदगी में कमाना शुरू किया, और मैं कुछ टाइम दिल्ली से, इंडिया से बाहर भी रह के आया हूँ, तो मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि माँ का दर्जा क्या होता है। क्योंकि आप सुबह उठते हो, आप कुछ करते नहीं हो, सफाई वफाई कुछ नहीं, उठे तैयार हुए जल्दी से ऑफिस निकल गए, तो उस पर लिखा था कि दौलत शोहरत बहुत कमाई मैंने, हाँ। दौलत शोहरत बहुत कमाई मैंने, मगर माँ जैसा प्यार ना खरीद सका। वाह। आसान नहीं है, क्योंकि आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो। दौलत कहते हैं ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट ट्रू। आप पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन माँ का प्यार नहीं खरीद सकते। रियलिटी, इट्स अ हार्श रियलिटी, बट इट्स अ रियलिटी। तो ज़िंदगी में ऐसे ही बढ़ता रहा। मैंने फिर कहानियाँ लिखी, लोगों को समझा, लोगों को, मेरे अंदर एक खासियत है, मैंने कभी अपने लिए नहीं लिखा, मैंने दूसरों के लिए लिखना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि मेरे को लगा सबकी कहानी मेरे जैसी तो है। तो मैंने एक कहानी, मेरे एक स्टोरी है एक लड़की की, कि वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी और वो लड़का उसे छोड़ के चला जाता है, रो रही होती है। तो मैंने उस लड़की की कहानी सुनी और उस पर मैंने लिखा था कि एक लड़की है जो किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उसके बारे में बात करने से भी डरती है। उसका प्यार रोज़ किसी को बस या मेट्रो में देख के होने वाला प्यार नहीं है, या फिर वो जो वक्त और हैसियत को देख के बदल जाए वैसा भी नहीं है। उसका प्यार तो इस झूठ की दुनिया में एक अनकहा सच है। उसका प्यार तो काबा सा पाक और मंदिर में की जाने वाली पूजा है।
और हाँ, मैंने देखी हैं उसकी आंखें, दर्द नहीं है उनमें, उनमें खामोशी है, कश्मकश है, चिढ़ है, महीनों से छुपाए हुए आंसू है। क्या बात है। उसकी आंखों में एक अदालत है जिसमें वो मुजरिम भी है और बेगुनाह भी। और वो ना पागल है ऐसा वो कहता था कभी, ऐसा कह के कभी वो कैमरे के आगे से तो कभी कैमरे के पीछे से अपने दर्द को छुपाती है। एक्चुअली वो जो लड़की है ना, वो इंस्टा रील्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती है। बहुत अच्छा। एक लड़की है जो किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उसके बारे में बात करने से भी डरती है। उसका जो डर है ना, वो डर नहीं है, ये वो एहसास है जिसे वो खोना नहीं चाहती। और शायद वो मेरे सामने रोना नहीं चाहती है। शायद वो नहीं चाहती कि कोई जाने कि उसके जाने के बाद उसने कितना कुछ खोया है। मेरी मानो, मैं जानता हूँ उसका साथ वो मुस्कुराता हुआ चांद भी रोया है। बहुत उम्दा सर, बहुत शुक्रिया अपने ख्यालों से हमें रूबरू कराने के लिए। और जैसे कि आपने माँ से बात की थी, माँ की बात की थी, तो माँ बाप एक ऐसा एहसास है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि वो कोई शख्स है या कोई रिश्ता है, वो एक एहसास है और वो मुकम्मल मोहब्बत का एहसास है। और मैंने ख्याल लिखा था कि खुशी क्या है इसका अंदाज़ा गम आने के बाद हुआ, और मोहब्बत क्या है ये एहसास माँ बाप के जाने के बाद हुआ। बहुत तो माशाल्लाह। सारे रिश्ते जो हैं वो गिव एंड टेक वाले रूल पे चलते हैं, लेकिन हाँ शायद माँ बाप का ये रिश्ता ऐसा है जो सिर्फ बेलौस मोहब्बत होती है, अनकंडीशनल लव। तो आपने बहुत अच्छा करा कि माँ बाप की बात की। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अनुराग से बात करते हैं कि अनुराग आप किस टॉपिक पे लिखते हैं। मतलब अमूमन मैं ज़्यादा ज़िंदगी को देखने की कोशिश करता हूँ, लोगों की, इंसानों की, इमारतों की, और उसे मैं कोशिश करता हूँ कि सहेज लूँ अपने पास। तो मेरे ख्याल उसी को लेकर होते हैं, दुनिया के बारे पे, लोगों के बारे सुनाइए पे। आप अपने ख्याल। तो एक ज़िंदगी के सफ़र के बारे पे जो असलियत है अब के ज़माने पे, उसका एक ख्याल था कि मुझे मालूम है कि ये ज़माना आग है, मैंने अपने हाथ जलाए हैं और अब अपने ही हाथ कुचलने हैं मुझे पैरों से, क्योंकि मैं जख्म दिखाकर मरहम की आस रखता हूँ। माशाल्लाह। लेकिन किसी ने जलता हुआ अंगार रखा मेरे हाथ पर, शायद वो मुझे राख करने की आस रखता है। लेकिन मैं दुनिया से पनाह मांगता एक खाना बदोश, मैं खुद में ना ठहर पाने का मलाल रखता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। और अनुराग भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिल्ली वाली कविता पढ़ें, क्योंकि मैंने जब वो पहली बार सुना, शारिका जी आपने भी सुना होगा, जानू भाई आप सुन लेंगे ना, आपको दिल्ली से मोहब्बत हो जाएगी। सुनाइए। दिल्ली से तो हमें है ही मोहब्बत। वैसे तो हम है ही दिल्ली के, तो मोहब्बत तो है ही, पर फिर भी मेरी मोहब्बत को और बढ़ा दो। वही बिल्कुल। तो दिल्ली को हम सबने ना अपने तरीके से देखा, अपना उम्मीदों के हिसाब से कि ये शहर हमें क्या देने वाला है, उस उम्मीद से शहर पे आते हैं। लेकिन इस शहर की एक असलियत और है जो बहुत कम लोगों ने देखी हुई है। सही बात है। इस शहर में जो लोग हैं सड़कों पे, उनकी असलियत कुछ और है, जो इमारतों की असलियत कुछ और है, खंडरों की असलियत कुछ और है। तो उसको लेकर है कि दिल्ली ये शहर, ऊंची उठती इमारतों का ये शहर, सियासी सारी बगावतों का ये शहर, रोज जीते मरते सपनों का ये शहर, हर रोज खोते मिलते अपनों का ये शहर। ये शहर जो एक के जाने पर लाखों को बुला लेता है, ये शहर जो एक को मिलने पर लाखों को भुला देता है, बहुत बढ़िया। भूले हुए लोगों के अफसानों का ये शहर, जाने कितने ही इनकलाब के जमानों का ये शहर, सारे दिलवालों के नजरानों का ये शहर। तो मैं इस शहर में तुम्हें ढूंढने आया हूं। तुम्हारा नाम, रंग रूप, कद काठी, सीरत सूरत मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। बहुत बढ़िया। ना कोई पता है और ना कोई तस्वीर। ऊपर से ये शहर बहुत ही ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा तेज कि दिन को रात और रात को दिन होने में जरा भी देर नहीं लगती। बहुत। लेकिन फिर भी है उम्मीद कि किसी वक्त कहीं ना कहीं शायद तुम मिल जाओ। लेकिन असल बात तो ये भी है कि तुम्हें ढूंढना मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई सफर है, ना ही किसी सफर का हिस्सा। दरअसल अगर मैं अपनी जबान में मानूं तो हो सकता है मेरे लिए एक तरह से इश्क की इबादत हो। तो हो सकता है कि जब मैं तुम्हें ढूंढने निकलूं तो मैं तुम्हें इश्क की इबादत में मशरूफ गालिब के दर पर मिल जाऊं। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। किसी गुरुद्वारे पर मत्था टेकते वक्त शायद हम दोनों एक हो जाएं, या फिर नमाज अदा करते वक्त वो रब शायद मेरा यह हक भी अदा करते। मीना बाजार की भीड़ में मैं तुमसे टकरा जाऊं, या फिर गलियों में गुम हो जाने पर मैं तुमसे ही रास्ता पूछकर आगे को बढ़ जाऊं। शायद कोई पाक नज़ारा देखो तो नजरें ही तुम पर रुक जाए, या फिर जब चलते चलते मेरे कदम यूं ही अचानक थक जाए, तब किसी दरख्त की छांव के नीचे मैं खुद को तुम्हारे पास।
पेड़ से गिरते पत्तों में से एक को अपने हाथ में लूं, जब उस पत्ते को देखूं तो सारा अतीत ही दिख जाए, ये पूरा आसमान और सूरज भी तमघोटों धुएं से ढक जाए, तो तुम्हें लगेगा कि ये धुआं आग गाड़ियों कारखानों का नतीजा है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता कि ये शहर 7 बार तबाह हुआ है। ये शहर 7 बार तबाह हुआ, गिरा, टूटा, बिखरा, जमींदोज हुआ और फिर से उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल सच्चाई। ये शहर 7 बार अपनी ही कब्र पर वापस से बसा है। सही बात है, बिल्कुल सच है। और ये जो तुम्हें दिख रहा है, असल में ये धुआं नहीं है, असल में ये राख है। ये राख है उन लोगों और इमारतों की जिनने इस शहर को बनाने, बसाने और बचाने की कोशिश में अपना ही वजूद खो दिया। और उनकी लाख कोशिशों के बाद ये शहर अब वापस से बस तो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अधूरा है। और वो अधूरापन शायद 2 लोगों के एक होने पे पूरा होगा। वो अधूरापन मेरे और तुम्हारे एक होने पे पूरा होगा। वो अधूरापन मेरे और इस शहर के एक होने पे पूरा होगा। बिल्कुल। तो जब भी हम मिलेंगे और मिलने के बाद अलग होंगे, तो हम इस शहर के लिए लड़ेंगे नहीं। मैंने सुना है कि टूटी हुई चीजें बहुत नायाब सजती हैं, तो हम दोनों मिलके इस शहर के सारे खंडहरों को सजाएंगे। हम दिल जोड़ेंगे, अपना भी, इस शहर का भी और इस शहर के लोगों का भी, ताकि दोबारा कोई इसे लूटने की कोशिश ना करे, ताकि दोबारा कोई इस पर राज करने की हिमाकत ना करे। ये शहर है दिल वालों का शहर, तो यहाँ जो भी आए दिल लेकर आए और उस दिल से इस शहर को पूरा करने आए। क्या बात है। ये शहर है दिल वालों का शहर, इश्क की सारी करामात का शहर, मेरे और तुम्हारे हर एक जज्बात का शहर। बहुत उम्दा, बहुत बहुत बढ़िया, उम्दा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शायरी सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये साइंस भी है, इसमें रिसर्च, ऑब्जर्वेशन सब कुछ है। और अनुराग, आपका जो पीस है ये इस चीज़ का सबूत है कि एक जो शायर है वो सिर्फ सोचता ही नहीं रहता, ये एक ओवर थिंकिंग का नतीजा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होता है, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और फिर उनके अपने ख्यालों में पिरोकर इतनी खूबसूरती से रख देता है। कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें एक लाइन भी लिखी थी कि आर्ट इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ केओस। तो आप देख सकते हैं, आप अंदर बिल्कुल सच्चाई है। केओस है, उसको आप इतनी खूबसूरती से 1 लाइनर में लिख के बैठ जाते हैं। आर्ट इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ तो मैं एक आपको ख्याल सुनाती हूँ कि ओवर थिंकिंग की मैंने बात करी। तो ये जो सारी सारी रात तुम सो नहीं पाते हो, ख्यालों में न जाने कहाँ कहाँ हो आते हो, इस कदर क्यों परेशान हो जिंदगी के लिए, क्यों हर लम्हे को फिक्रों के तले तमाम कर जाते हो। बहुत बढ़िया। हकीकत तो ये है तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, हकीकत हकीकत तो ये है तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, मिट्टी के बने हो और एक दिन मिट्टी में मिल जाते हो। वाह, बहुत ही उम्दा। या और अब मेरे भाई मौजूद हैं, गुरप्रीत भाई, जिनसे हमेशा मिलने के बाद सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और एक सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने सीखी है वो है कंसिस्टेंसी, कि बिना किसी फेम की चाहत के और बिना किसी व्यूज़ और ट्रेंड्स को फॉलो किए हम सबका दिल जीतते आ रहे हैं, सालों से लिखते आ रहे हैं। तो भाई आप प्लीज़ अपने कलाम से हम सबको रूबरू कराइए। मैं आप लोगों को अब दिल्ली से थोड़ा सा दूर ले चलता हूँ, पंजाब की तरफ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम सब ये जानते हैं कि जो पंजाब अभी आपके नक्शे पर है वो पूरा पंजाब नहीं है। हाँ, पूरा पंजाब मेरा आधा सरहद के उस पार है। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, कोई सूबा नहीं काटा गया, पंजाब को काटा गया। तो वो जो दर्द है ना, पंजाबियत का दर्द, उस दर्द को आज एक इस सरहद पे बैठा हुआ शख्स उस सरहद वाले से क्या कह रहा है, उस पर मैंने कुछ लिखा था। बिल्कुल। पर वहां तक, और मैंने पंजाबी में लिखा है, तो मैं पंजाबी में ही इसको रिसाइट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। आपने कहा कि दिल्ली इतनी बार लुटी है, मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ, दिल्ली बिल्कुल लुटी है और नाजायज लुटी है। पर दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उस जगह से जो आता था, खैबर पास से होता, वो पंजाब को आता था। तो चाकू पहले पंजाब के सीने पे लगा है। तो वो जो आधा कटा है उस पर मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कैसे। कि गल मैं सुनावा तानू सोहणे पंजाब दी, गल मैं सुनावा तानू सच्चे सुच्चे ख्वाब दी, जिंदगी दा मेरी पंजाब वड्डा हिस्सा नहीं, जेड़ा नक्शे तदीर आ ना वो पंजाब दा पूरा हिस्सा नहीं। बहुत बढ़िया।
कि 7 दरिया, हम सबको लगता है कि 5 नदियां थी, 7 दरिया इकट्ठे सी वहंदे, लोकी सारे नाल सी रहिंदे। हाँ इंडस, रावी, बियास, सतलुज सरस्वती ਨੂੰ ਭੈਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ ਸਨ 47 ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ ਝੇਲਮ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। हाँ ਸਨ 47 ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ ਝੇਲਮ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੰਡ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। वाह ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ज्यादा ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਔਰ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ, हाँ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਔਰ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। बिल्कुल सही। दोनों ਜੇ गल्ला। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਰਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। बहुत 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 भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सच। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੋ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ, ਹਵਾ ਕੀ ਲਹਿਰੇ, ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਅੰਬਰਸਰ ਦਾ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅੰਬਰਸਰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਖਦੂਮ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। हाँ बाबा मखदूम वारिस शाह के गुरु हैं। कसूर एक जिला है जो उस पंजाब में है। कि अंबरसर दा जान है मेरी, कसूर जिले मखदूम सी रहंदे। भगत सिंह दा सब दा सांझा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्यों ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲਾਇਲਪੁਰ ਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਛੀ ਬਹਿੰਦੇ। ਬੰਦੇ ਲੋਕ रहते नहीं उसके मकान में। हाँ ਲਾਇਲਪੁਰ ਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਛੀ पंछी ਬਹਿੰਦੇ। बंदे। ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀਰ ਕਹਾਵਣ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀਰ ਕਹਾਵਣ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। बंदे वाह। ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀਰ ਕਹਾਵਣ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ। आज की तारीख में अगर मैं लाहौर की बात करूं कि मुझे लाहौर याद आता है, तो लोग शायद मुझे बोलेंगे अरे पाकिस्तान को याद कर। अरे कहाँ पाकिस्तान भाई, हमारे घर का हिस्सा है। हाँ जी एक मकान से अगर कमरा निकाल दे तो क्या वो कमरे मकान का नहीं रहेगा क्या? सही बात है। सही बात, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। अब मैंने इस पे फिर आगे लिखा, क्योंकि जो आगे मैंने 4 मशहूर शायर पंजाब दे जेड़े सिगे उनका नाम लिया कि वारिस शाह ने हीर सी लिखी। हाँ सही बात है। वारिस शाह ने हीर सी लिखी, मेरे वर्गे शायर पढ़ दे। वारिस शाह ने हीर सी लिखी, मेरे वर्गे शायर पढ़ दे। मेरे वर्गे प्यासे शायर बुल्ले शाह दा पानी भर दे। मेरे वर्गे प्यासे शायर बुल्ले शाह दा पानी भर दे। पाश पाश सी मरिया सच बोल के, पाश को गोली मार दी। जी पाश सी मरे सच बोल के, मेरे वर्गे सच तो डर दे। सच तो डर दे। हाँ जी बिल्कुल सच्चाई है। और शिवनु बिरहा रास आ गई, शिव कुमार बटावली जिन्हें बिरहा का सुल्तान बोलते हैं, कि शिवनु बिरहा रास आ गई ते मेरे वर्गे हंस दे वस दे। बात ये फिर ये मैं यहाँ पे ये ए मेरी कविता है कि 7 दरिया ਆਪਾਂ सारे इकट्ठे रहंदे ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, बाद च बंटवारा होया है। जो दुख पंजाब ने देखा है और जो अभी भी देख रहा है उसकी सीमा नहीं। और पंजाबी सिख नहीं है, पंजाबी एक सूबा है, उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई जो भी उस सूबे में आता है वो ये दर्द को जानता है। जी और आज की तारीख में आप देखें तो, और एक बड़ी इसकी बड़ी कमाल की बात थी, एक मैं मिस कर दिया कि तुसी जे सुनदे मान साहब नू पाकिस्तानों, उधर आपा भी नुसरत सुनते रहते। बहुत बढ़िया। हाँ गुरदास मान को सुनते हैं ना, वहां बैठ के तो हम नुसरत फतेह अली खान को सुनते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तुसी जे सुनदे मान साहब नू, आपा भी नुसरत सुनते ही रहते। पर जे घर विच होण दरारा तां रिश्ते टुटदे रहंदे। ये सियासी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं भावनाओं की। कि मेरा वो काट दिया, आप वाघे के बॉर्डर पे जाओ, अटारी कितनी दूर है वहां से? मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर, पर मैं वहां जा नहीं सकता। जी भाई। तो ये जो दुख है ना पंजाब का, और ये दुख मैंने कहा ना कि 47 पे बाकी
ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰਡਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲकीर सी कहते। हाँ जी। कि हमारे लिए तो वो लकीर खींचती, वो ना देखा किसी का घर कट रहा है, अब वो ऐसी काटी है लकीर कि वो मिट नहीं रही इतने सालों से। आज तहजीब हाफिज साहब को इंडिया में ज़्यादा सुना जाता है, आप उनके इंटरव्यूज देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल है वो सरहद पार के। मैं उनको बहुत सुनता हूँ। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोहब्बत सूबा थोड़ा ना देखती है, और जो हमारे जज्बात होते हैं वो सेम है ना। सूबा नहीं देखते वो। अरे बिछड़े हुए हैं यार, पुराने अब बिछड़े भाई हुए आप हैं। यकीन नहीं करेंगे, मुझे पंजाबी नहीं आती है, मेरी मादरी जुबान उर्दू है, लेकिन मैं आपका एक एक लफ्ज, एक एक जज्बा समझी, आपके जज्बात तक पहुंची। और यही शायद एक ब्यूटी है आर्ट की, कि आर्ट हमें पसूरी गाना भी जब आया, हमारे जेंजीज हो, मिलेनियल्स हो, Right, right. हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, सबने उतने ही चाव से सुना उस गाने सही को। बात है। तो यहाँ ये प्रूफ होता है कि जो आम आदमी कभी लड़ना नहीं चाहता, आम आदमी सियासी नहीं होता है, तो हम उस तरफ बात भी नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छा हमारा एक हम महफिल कह सकते हैं रही, हाँ, बिल्कुल। जिसमें हमने अपने जज्बात रखे। और आखिर में मैं बस एक ख्याल, क्योंकि देश की बात हुई है, हमारे दिल्ली की बात हुई है, पंजाब की बात हुई है, तो मैं रखूंगी और फिर हम आप सबसे विदा लेंगे। अगली बार इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। कि यहाँ माथे पर बिंदी और दिल में कुरान होता है। वाह वाह। वाह यहाँ माथे पर बिंदी और दिल में कुरान होता है, हैं पसीने से सींचे हुए खेत सारे, और मेहमानों के सर पर ताज होता है। बिल्कुल वाह। सही। आजान, अरदास, भजन और कैरल से अगर दिन का आगाज होता है, तो जनगण मन पर सबका एक ही साज होता है। वाह वाह ये जन्नत का मंजर नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान का हर दिन ऐसे ही खास होता है। वाह, क्या बात। और मैं उम्मीद है आने वाली जनरेशन से कि जो हिंदुस्तान की ब्यूटी है, जो गंगा जमुना तहजीब है, हम उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें और सियासी मामलों में ना उलझें, पढ़ें लिखें, अच्छे से बने। तो बस शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।